जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पूरी दुनिया में शोर है कि अमेरिका ने समझौता कर लिया, यानी ईरान को समझौते पर राजी कर लिया। समझौता हो गया। ट्रंप मीटिंग में चिल्लाते हैं डील फाइनल। दुनिया को लगता है अब तो शांति हो जाएगी, परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, सब कुछ बेहतर तरीके से चलेगा। लेकिन जानते हैं सनातनियों, जो फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं उनकी दूरदर्शिता हमारी दूरदर्शिता से बहुत आगे की होती है। अगर यह समझौता बेहतर होता, शांति की तरफ होता, तो गोल्ड सिल्वर दोनों बढ़ते, उसके साथ साथ बिटकॉइन भी बढ़ता। लेकिन गोल्ड सिल्वर दोनों बढ़े नहीं हैं, बिटकॉइन भी बढ़ा नहीं है। हाँ, इक्विटी मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत बढ़त आपने देखी है, ये जरूर हुआ है और ऐसा होता भी है। लेकिन एक बात को बड़ी गंभीरता से समझना है, क्या इस समझौते में इजराइल शामिल है? नहीं। तकलीफ किसकी थी? ईरान और इजराइल की। अमेरिका तो मध्यस्थ था, यानी इजराइल की तरफ से ईरान को दबाने की कोशिश कर रहा था। तो एक बात बताइए, अमेरिका मध्यस्थ है और समझौता अमेरिका और ईरान कर रहे हैं, इजराइल कहां गया? क्योंकि अमेरिका केवल मध्यस्थ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान का क्या होगा और इजराइल का क्या होगा। लेकिन ईरान और इजराइल के लिए यह अस्तित्व का प्रश्न है और समस्या अपनी जगह पर आज भी कायम है। ऐसे में एक बात को हमें बड़ी गंभीरता से समझना है। ईरान की टॉप लीडरशिप समाप्त होने के बाद भी ईरान झुका नहीं। उसने अपनी बेहतर सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है और दुनिया की नब्ज उसने पकड़ रखी है। यानी हार्मुज का जो रास्ता है उस पर उसकी कंट्रोल है, पकड़ है और दुनिया की नब्ज उसने पकड़ रखी है। यानी तीन तीन पैरामीटर पर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। टॉप लीडर खत्म करने के बाद भी वहां रिजिम चेंज नहीं कर पाया। सैन्य ताकत जिसे वो बहुत छोटा समझ रहा था, ईरान ने यह साबित कर दिया कि उसकी सैन्य ताकत छोटी नहीं है और दुनिया की नब्ज पर उसकी पकड़ कितनी जबरदस्त है। उसने ऑयल क्राइसिस पैदा करके सबको यह बता दिया। ऐसे में अमेरिका के सामने इजराइल को छोड़ करके अकेले ही किसी तरह से सम्मानजनक निकासी उसके लिए अनिवार्य थी और यही कार्य उसने किया भी है। और इसके लिए उसे चाहे इजराइल को दरकिनार करना पड़ा हो, उसने वो काम किया भी है और इसीलिए इजराइल को अमेरिका ने अकेला छोड़ दिया। लेकिन जानते हैं आप, इजराइल हमले जारी रखेगा। इस शांति समझौते को इजराइल मानेगा ही नहीं, क्योंकि इजराइल के कोई भी हित इसमें सदे ही नहीं है। ऐसे में समस्या अपनी जगह पर है और इजराइल हमले जारी रखेगा। लेकिन इसके दूरदर्शी परिणाम भी हमें समझने होंगे और इन परिणामों को समझने के लिए हमें इसका एक सटीक आकलन भी करना होगा। तो जहां हम सोच रहे हैं कि शांति समझौता हुआ है, वास्तव में शांति समझौता नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया को एक और बड़े खतरे की ओर लेकर गया है। क्योंकि इस प्रक्रिया से ये जो वर्तमान में जो कुछ शांति समझौते के नाम पर नाटक हुआ है, इससे कट्टरपंथी विचारधारा को बल मिलेगा। कट्टरपंथी विचारधारा को बल मिलेगा तो वैश्विक ताकत का संतुलन प्रभावित होगा। यानी इस समय पर जो इस्लामिक कंट्रियां हैं, जो कुछ हद तक ये मानती हैं कि यूरोप और अमेरिका की ताकत के आगे उन्हें झुकना ही होगा, यहां उनके मंसूबे स्पष्ट हुए हैं
उन्होंने अपनी ताकत का अंदाजा लगा लिया है और अब एक हौसला उनके साथ जरूर है कि हां वो अमेरिका को भी चुनौती दे सकते हैं। इसलिए वैश्विक ताकत का जो संतुलन है वो प्रभावित जरूर होगा। यानी दुनिया में तीन ताकत अपनी जगह पर अब काम करेगी। एक पश्चिम जगत की ताकत जिसमें यूरोप और अमेरिका आता है, दूसरा मिडिल ईस्ट की ताकत जिसके अंदर खाड़ी देश आते हैं, ईरान आता है, इराक आता है, उसके अलावा तीसरी ताकत पूर्व की यानी कि चाइना, भारत को कह सकते हैं इसमें, और रशिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से सैन्य ताकत तीन भागों में आपको भविष्य में बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इसमें फायदा किसका होगा? वर्तमान के सिनेरियो में रशिया, चाइना और ईरान की ताकत बढ़ेगी, यह बात निश्चित है। और मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि पूर्व और पश्चिम की लड़ाई और बैटल ग्राउंड जो होगा वो मिडिल ईस्ट होगा। ये अब आपको स्पष्ट होता हुआ नजर भी आ रहा होगा। ऐसे में एक बात का स्पष्ट आकलन हमें मिलता है कि अमेरिका और यूरोप उनकी ताकत कम जरूर होगी, रशिया, चाइना इनकी ताकत में बढ़ोतरी होगी। ईरान के द्वारा ये दोनों देश अपने मंसूबों को पूरा करने में कामयाब जरूर होंगे, क्योंकि कोई भी बड़ा देश ये चाहता ही नहीं है कि युद्ध उसके आसपास हो। इसीलिए चाइना और यूरोप भी चाहता है कि ईरान युद्ध के अंदर डटा रहे, और अमेरिका उसे हराना चाहता था लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी है। और इजराइल, उसे तो लड़ना ही है क्योंकि ये उसके अस्तित्व का प्रश्न है। इसीलिए समस्या अपनी जगह पर है, बल्कि एक विकराल रूप लेकर के भविष्य में हमारे सामने आने वाली है। इसीलिए ईरान के हौसले बुलंद जरूर होंगे, लेकिन एक स्थिति हमें और समझनी है कि भारत का इसमें क्या रोल होगा। तो बहुत स्पष्ट आकलन आप लोगों को बताता हूं, भारत अभी प्रत्यक्ष तौर पर इस किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। यानी भारत केवल और केवल अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए जहां उसे जिस तरह से जो लाभ मिल सकता है वो वही कार्य करेगा। अभी प्रत्यक्ष तौर पर भारत किसी भी तरह के इन प्रलोभन में नहीं आएगा कि हां वो ईरान का साथ दे या चाइना का साथ दे या रशिया का साथ दे या अमेरिका का साथ दे या यूरोप का साथ दे। भारत केवल और केवल अपनी जरूरतों के आधार पर जिसके साथ जैसे समझौते करने हैं वो करेगा। प्रत्यक्ष तौर पर भारत अभी इन परिस्थितियों में शामिल नहीं होगा, लेकिन भविष्य में यही दृष्टिकोण जो भारत का इस समय पर है ये उसके लिए एक खतरे को पैदा जरूर करेगा। ये बात भी निश्चित है, क्योंकि इस वर्तमान माहौल के अंदर न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता। लेकिन भारत की परेशानी क्या है? वो अमेरिका के साथ नहीं हो सकता, वो यूरोप के साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो ईरान के साथ भी खड़ा नहीं हो सकता, वो रशिया का भी साथ नहीं दे सकता, वो चाइना का भी साथ नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे आर्थिक हित अमेरिका से जुड़े हैं और हमारी ऊर्जा की आपूर्ति रशिया और ईरान से जुड़ी है। और कंपटीशन के अंदर हम चाइना से मुकाबला करना चाहते हैं। तो कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं बन रही जिसके अंदर भारत स्पष्ट तौर पर एक अपना निर्णय ले कि हाँ वो इस देश के साथ खड़ा होगा या वर्तमान परिस्थिति में किसका समर्थन करेगा। इसीलिए हमारी मजबूरी है, हमें न्यूट्रल रहना ही होगा। लेकिन ये न्यूट्रल रहना भारत के लिए अच्छा नहीं है। हम उस स्थिति में हैं जहां इधर कुआं और उधर खाई है। इसीलिए हम केवल और केवल समय का इंतजार करेंगे। आने वाले समय के अंदर जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आएंगी उसके आधार पर उसका कैसे मुकाबला करना है, हम केवल यही रणनीति भविष्य के लिए अपना सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प हमारे पास है ही नहीं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वर्तमान के शांति समझौते के साथ उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का एक ऐसा आकलन दिया है जो विशुद्ध रूप से सनातन दृष्टिकोण के आधार पर, ज्योतिष के आकलन के आधार पर और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको दिया है। और एक एक शब्द इस बात का भविष्य में आप सच होता हुआ देखेंगे। इसीलिए शांति समझौता एक छलावा है, असली खतरा अभी बाकी है।
लेकिन ये खतरा धीरे धीरे दबे पांव हमारे जीवन में शामिल हो रहा है, इसीलिए इसके परिणाम घातक भी होंगे। क्योंकि आक्रामक रवैया जो होता है उसका मुकाबला आप तत्काल कर सकते हैं, लेकिन जो चीज धीरे धीरे आती है उसका आपको पता ही नहीं लगता कि किस दरवाजे से आई, कहां तक पहुंची और कितना नुकसान उसने आपको कर दिया। और भीतर ही भीतर परिस्थितियां खोखली होती चली जाती हैं, आपकी ताकत खत्म हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब परिस्थिति हमारे सामने हो लेकिन हम उसका मुकाबला करने की स्थिति में होते ही नहीं है। और यही परिस्थिति इस समय पूरे विश्व के अंदर बन भी रही है। इसीलिए धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, लेकिन किसी भी देश को यह समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इनका मुकाबला करें तो कैसे करें। और एक दिन ये परिस्थितियां ऐसा विकराल रूप लेकर के दुनिया के सामने खड़ी होगी जहां इन परिस्थितियों से बाहर निकलना किसी के बस की बात नहीं होगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा आकलन आप लोगों को जरूर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। भविष्य का एक दर्पण है और उसी के आधार पर आप अपने नीतिगत निर्णय को निर्धारित कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।